हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की इस ऑनलाइन क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। ये प्रयोगशाला परिचारक की विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की 6वीं क्लास है, जिसमें आज के लेक्चर में हम जंतु जगत के वर्गीकरण को समाप्त करने वाले हैं। पिछले 2 लेक्चर्स के माध्यम से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम या जंतु जगत के वर्गीकरण को अध्ययन किया है, और इस लेक्चर में उसके जितने भी बचे हुए और भी फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज समझने वाले हैं। तो जो छात्र पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें क्लासेस के लिंक के साथ साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी तक यदि आप इस निःशुल्क ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन के नीचे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है 9691192359, वहां पे अपना नाम लिख करके और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर देना है, और आपको वहां पे उस बैच से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हर क्लास की भांति सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था, फिर इस क्लास में हम जो है वो आपका आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कार्डेटा का जो है क्लासिफिकेशन बताया था कि जो आपका कार्डेटा वर्ग है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो 5 भागों में जो है वो आपका विभक्त है। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनी, है ना। इंग्लिश में कहते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और आपका मेमल्स। ठीक है। तो मैंने इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताई हैं पूर्ववर्ती क्लासेस में, कि इसमें से जो आपका मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पक्षी हैं ये अंडयुज हैं, अंडे देने वाले, जबकि स्तनी जरायुज बच्चे जनते हैं। और इसमें शुरू के जो आपके 3 वर्ग आते हैं, मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जबकि पक्षी और जो आपका मैमल्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। उसके बाद एक एक वर्ग को हमने डिटेल समझा है कि मत्स्य वर्ग के क्या क्या विशेषताएं हैं। इमेज के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से मैंने इन सारी जो आपके वर्ग हैं कार्डेटा के, उनको जो है आपको समझाया है। ठीक है। तो यदि आप ये क्लास मिस कर चुके हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, आपको पिछले क्लासेस के लिंक भी वहां पे मिल जाएंगे, और पिछले क्लासेस के नोट्स भी जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में देखिए हमने अंतिम में आपका अध्ययन किया था स्तनीय वर्ग का या मैमल्स का। इसके बारे में मैंने बहुत सारे लक्षण स्तनीय वर्ग के आपको पिछले क्लास में बताए थे कि स्तन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं जो आपका बच्चों को पैदा करते हैं। स्तनीय वर्ग ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जिनके शरीर में बाल पाए जाते हैं, है ना। इनमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे पसीने का सेक्रेशन होता है। इनमें तेल ग्रंथि जो है वो आपका पाई जाती है। अब इसी स्तनीय वर्ग में थोड़ा सा हम और डीप जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। नॉर्मली स्तनी वर्ग बोलते ही 2 चीजें ख्याल में आती हैं। पहला कि ये आपका इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं तभी इनका नाम स्तनी है। ये पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्मते होंगे और वो स्तन ग्रंथियों के माध्यम से उनको दूध पिलाते होंगे। बिल्कुल, अधिकांश स्तनियों की जो आपकी प्रकृति होती है वो ऐसे ही होती है। लेकिन प्रकृति में कुछ जीव ऐसे हैं जो स्तनी होने के बावजूद, जो मैमल्स होने के बावजूद पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। कुछ अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और शरीर से बाहर उनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, साधारण स्तनी, मान लो हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, तो मनुष्य में जो आपका बच्चा होता है वो लगभग 9 से 10 महीने में गर्भ में रह करके जब वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, बाहरी दुनिया में आने के लायक हो जाता है, इस एनवायरनमेंट में आने के लायक हो जाता है, तब आपका मनुष्य जो है वो आपके बच्चे जानते हैं। मतलब मनुष्य का जो आपका बच्चा होता है वो पूर्ण परिपक्व बच्चा होता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से परिपक्व बच्चों को जन्म नहीं देते। बच्चे आपका शरीर से बाहर तो आ जाते हैं, बच्चे वो जन्म देते हैं, लेकिन वो बाहरी इन्वायरमेंट में रहने के लायक नहीं होते। तो उनके शरीर में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं कि बच्चा शरीर से बाहर आने के बावजूद उनके शरीर से चिपका हुआ रहता है और वो धीरे धीरे बाहरी इन्वायरमेंट में परिपक्व होता है। ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई। अब कुछ स्तनी ऐसे होते हैं जो मैमल्स होने के बावजूद, स्तनी होने के बावजूद बच्चे नहीं जन्मते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है। ऐसे स्तनी भी होते हैं जो अंडे देते हैं, अंडों से फिर उनके बच्चे निकलते हैं, और अंडों से बच्चे निकलने के बावजूद उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और वो बच्चों को
ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, स्तनपान कराते हैं। तो इसी कैटेगरी को थोड़ा आपको समझना है। आज के लेक्चर में हम इसको जो है वो आपका कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं कि समजात अंग क्या होता है, समरूप अंग क्या होता है, अवशेषी अंग जो है वो आपका क्या होता है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है समजात अंग को, समरूप अंग को एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है, और अवशेषी अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो आपका कहा जाता है। इनको मैं बताने वाला हूं। और अंतिम में कुछ संयोजक कड़ी जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है ना, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, उनको भी हम जो है वो आपका देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम स्तनधारी वर्ग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि ये स्तनधारी वर्ग में मैमल्स में भी 3 कैटेगरी होती है। ये 3 कैटेगरी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने सब हेडिंग डाला हुआ है स्तनी वर्ग के उपवर्ग। ठीक है, देखो हम पहले कार्डेटा पढ़े, कार्डेटा के 5 उपवर्ग पढ़े हमने। ठीक है, क्या क्या पढ़े, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग। अब स्तनी वर्ग के आप 3 उपवर्ग याद रखें। स्तनियों के 3 भाग ऐसा याद रख लीजिए। कौन कौन से 3 भाग आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो आपका प्रकार है उसको कहा जाता है प्रोटोथेरिया। क्या कहते हैं, प्रोटोथेरिया। हिंदी अंग्रेजी दोनों इसी प्रकार आप याद रखो, प्रोटोथेरिया। ठीक है, दूसरा जो इनका प्रकार होता है उसको कहा जाता है मेटाथेरिया। प्रोटोथेरिया दूसरा होता है मेटाथेरिया, और तीसरा होता है यूथेरिया या यूथीरिया। यूथेरिया भी बोल सकते हो, यूथीरिया भी बोल सकते हो। तो प्रोटोथेरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक, अब ये है क्या, एक एक को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटोथेरिया के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही स्ट्रेंज जीव है। आपके पृथ्वी में ऐसे बहुत कम जीव जो हैं वो आपके बचे हुए हैं। सबसे पहले प्रोटोथेरिया के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, उसके बाद लिखते हुए चलूंगा। ये प्रोटोथेरिया का एग्जाम्पल है, प्रोटोथेरिया जीव का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें से जो आपका पहला जीव आप देख रहे हो इसको कहा जाता है बेटा प्लेटिपस। प्लेटिपस टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, एनिमल प्लेनेट में, डिस्कवरी वगैरह में। और दूसरा जो जीव है वो है एकिडना, नाम याद रख लो, प्लेटिपस और दूसरा क्या है, एकिडना। ठीक है, अब इन जीवों की खासियत ऐसी है कि ये स्तनी तो हैं, मैमल्स तो हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन इनके कई लक्षण जो होते हैं ना वो रेप्टाइल्स की तरह होते हैं, सरीसृप की भांति इनके लक्षण होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अंडे देते हैं। ठीक है, सरीसृप्स की भांति ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर उन बच्चों को वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, स्तनपान जो है वो आपके कराते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या हो जाती है, प्रोटोथेरिया वाली कैटेगरी। स्तनी तो तीनों है क्योंकि हम स्तनी के ही उपवर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटोथेरिया ये अंडे देने वाले स्तनी होते हैं, अंडे देने वाले स्तनी। ठीक है, तो इनके जो आपके लक्षण होते हैं, इनके लक्षण एक तो स्तनी की तरह भी होते हैं, प्लस अंडे देने के चलते और थोड़ा सा देखने में भी ये रेप्टाइल्स या सरीसृप की भांति जो है वो आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रोटोथेरिया अंडे देने वाले स्तनी की कैटेगरी है। ये बच्चे जनने की बजाय अंडे देते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं, फिर उनको क्या कराते हैं, आपका स्तनपान कराते हैं। एग्जाम्पल मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पे रखा है ताकि आप उसको इमेजिन करते हुए चलो। प्लेटिपस याद रखना और एकिडना याद रखना। ठीक है, अगला जो आपका स्तनियों का उपवर्ग है उस पे अपन चलते हैं। अगला मैंने आपको बताया, अगला क्या है, मेटाथेरिया। ठीक है, अब मेटाथेरिया क्या होता है, नॉर्मली जो स्तनी होते हैं, मैंने शुरुआत में बताया कि वो पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन का दिया, मानव का दिया। ठीक है, लेकिन जो आपका मेटाथेरिया कैटेगरी है, ये जो है न तो अंडे देते हैं, न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण परिपक्व
बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ना ही ये अंडे देते हैं, ना ही ये पूर्णतः परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में डिलीवरी होती है तो डॉक्टर कहते हैं, एक आपका मूवी वगैरह में भी आपने सुना होगा, मानो नहीं देखा होगा तो, कि इमेच्योर बेबी जो है वो आपका पैदा हुआ है। अब उस इमेच्योर बेबी को एक इंक्यूबेशन चेम्बर में जो है वो आपका रखा जाता है 15 दिन, कई केसेस में महीने दिन, जब तक वो बच्चा पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो जाता। मेच्योर कहने का मतलब वो इस एनवायरनमेंट में अभी सरवाइव करने लायक नहीं हुआ है। उसको रहना था किसमें, यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही रहना था, लेकिन वो समय से पहले जो है आपका पैदा हो गया, तो वो इमेच्योर बेबी है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इमेच्योर बेबी ही पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो इस एनवायरनमेंट रहने लायक है नहीं, तो इनके लिए इनके पास एक विशेष प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है। इनके शरीर में मार्सुपियस बैग पाया जाता है, मार्सुपियस थैली पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है कंगारू, है ना, इस एनिमल को आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है ये नेशनल एनिमल है। तो आपने देखा होगा कंगारू जो होता है वो अपने बच्चों को इस प्रकार से उसके उदर में, उसके पेट में एक थैली होता है, उस थैली में वो बच्चों को रखता है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि बच्चों को कैरी करने का बैग है, ये एक्चुअल में मार्सुपियस बैग है, मार्सुपियस बैग, हिंदी इंग्लिश वही है, मार्सुपियस थैली है। एक्चुअल में ये जो कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपरिपक्व होता है, और परिपक्व होने तक वो माता के उदर में स्थित इस मार्सुपियस थैली में रहता है। इसी थैली के भीतर ही कंगारू में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो वो यहीं रहता है, यहीं दूध पीता है और यहीं धीरे धीरे विकसित होता है। और जब वो विकसित हो जाता है तब वो इस उदर से जो है वो आपका बाहर रहने लायक हो जाता है और बाहर वो आपका निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का मॉडिफिकेशन इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि ये जो कंगारू है इसका बच्चा जब पैदा हुआ तब वो पूर्णतः परिपक्व नहीं था, अपरिपक्व था। इस अपरिपक्व बच्चे को इस मार्सुपियस थैली में विकसित किया गया। इसीलिए इस कैटेगरी के जितने भी एनिमल आते हैं उनको मार्सुपियस एनिमल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने कंगारू का दिया क्योंकि कंगारू को आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन केवल कंगारू ही इस प्रकार का एनिमल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इन सभी जीवों को आपको पढ़ने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, पूछेगा तो आपको कंगारू को ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो बहुत रेयर जीव है जो आपका विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो आपके पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं ना, गिलहरी के आकार के भी होते हैं, चूहे के आकार के भी होते हैं, इनमें मार्सुपियस बैग जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक, तो मेटाथेरिया आप समझ गए होंगे। मेटाथेरिया क्या होता है, ना तो ये अंडे दे रहे हैं, ना तो ये पूर्णतः परिपक्व बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। और उनको विकसित करने के लिए इनमें एक विशेष प्रकार का थैली पाया जाता है जिसको मार्सुपियस थैली जो है वो आपका कहा जाता है। और इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनको मार्सुपियस एनिमल कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने दिया किसका, कंगारू का। ठीक है, और भी है लेकिन कंगारू को विशेष रूप से याद रखना। अब हम स्तनीय वर्ग के तीसरे कैटेगरी पे आते हैं, तीसरे उपवर्ग पे आते हैं जिनको कहा जाता है यूथीरिया। तीसरा मैंने प्रकार क्या बताया था, यूथीरिया। अब यूथीरिया कहने का मतलब जो पूर्णतः परिपक्व बच्चों को जो है वो आपका जन्म देते हैं, मेन स्तनधारी कहना चाहिए। जैसे कि आपका शेर, बाघ, चीता हो गया, है ना, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़े हो गए, है ना, हम मनुष्य वगैरह हो गए, ये सभी जो है आपके उच्च वर्ग के स्तनधारी जीव की कैटेगरी है जो इस यूथीरिया कैटेगरी में आते हैं। ये न तो अंडे देंगे, न अपरिपक्व बच्चों को जन्म देंगे, ये पूर्णतः परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, पूर्णतः परिपक्व बच्चों को ये आपका जन्म देते हैं।
ठीक है। और इनको क्या कहा जा सकता है, उच्च स्तर के स्तनधारी जीव हैं ये, उच्च स्तर के स्तनधारी जीव हैं, और इनके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। लिखने की बजाय आप चित्र देख लो, ठीक है। हाथी हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, आपका मनुष्य हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी जो हैं आपके ऐसे जीव होते हैं जो पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि स्तनी वर्ग के 3 वर्ग उपवर्ग होते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और आपका यूथेरिया। प्रोटोथेरिया जो अंडे देंगे, मेटाथेरिया जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देंगे, यूथेरिया जो परिपक्व बच्चों को जन्म देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्तनीय वर्ग जो है वो आपका समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये 3 चीजों को। ये भी एनिमल किंगडम से ही जुड़ा हुआ है और यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। अब आपके सामने 3 कॉलम में मैंने 3 नाम जो है वो आपके लिखे हुए हैं। क्या क्या है? समजात अंग, समरूप अंग और आपका अवशेषी अंग। ये क्या होता है वो एग्जाम में पूछता है। ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देकर के वो एग्जाम में पूछेगा, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका नाम मैं इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है। समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है। और अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समजात अंग के बारे में कि समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जो चित्र मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। देखिए, नॉर्मली समजात अंग कहने का मतलब ये है कि ये उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर समान होते हैं, लेकिन परंतु इनके जो कार्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये देख लो। ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको मैं दिया हूं। मतलब तोता का मतलब नहीं है, तोते से मतलब नहीं है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे आपका 4 पैर वाला एनिमल है, घोड़ा है, और यहाँ पे हम है, मनुष्य है। अब इनमें आप तुलना कीजिए किससे किससे। इसमें देखिए, जो पक्षी के पंख होते हैं, जो घोड़े के अग्रपाद होते हैं, सामने के जो 2 पैर होते हैं, और मनुष्य के जो आपके हाथ होते हैं, ये उत्पत्ति और संरचना के आधार पर इनकी जो आपका ओरिजिन है वो आपका समान है। ठीक है। जो पक्षी के पंख होते हैं वे एक्चुअल में कभी पक्षी के अग्रपाद होते थे, जो अब जो है पंख में जो है क्या हो गए हैं, रूपांतरित हो गए हैं। अब पंख में रूपांतरित हो गए हैं। ये घोड़े का सामने का पैर है, अग्रपाद है, जो चलने के काम आता है उसके। जबकि वही संरचना पक्षी में पंख बन गया है, वो उड़ने के काम आता है। यही अग्रपाद मनुष्यों में हाथ बन गया है, जो चीजों को पकड़ने के जो है वो आपके काम आते हैं। ठीक है। तो चाहे घोड़े के अग्रपाद हो, चाहे पक्षी के पंख हो, चाहे मनुष्यों के हाथ हो, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से तो ये समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उनको होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 2-2 जोड़ी दे सकता है, निम्न में से कौन सा समजात अंग का उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से अब किसी भी प्रकार का 2-2 का वो आपका जोड़ी बना के देगा, आप बना लोगे। समझ गए? समजात मतलब उनकी जाति एक प्रकार की है लेकिन उनके कार्य क्या हैं आपके अलग अलग हैं। ठीक है। इतना समझ में आया होमोलोगस ऑर्गन।
उत्पत्ति और संरचना के आधार पर वो समान है, परंतु मैंने कहा वो कार्य उनका क्या क्या होता है, भिन्न होता है। अब दूसरा समरूप अंग, दूसरा कैटेगरी मैंने क्या बताया है, समरूप अंग, इसको कहा जाता है एनोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, नाम में ही जो है वो आपका अर्थ जो है वो आपका छिपा हुआ है। समरूप मतलब उनके कार्य क्या होंगे, समान होंगे, कार्यों में क्या होगी, एक रूपता होगी। तो इसका परिभाषा ये होता है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। समजात का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, परंतु उनके कार्य क्या होते हैं, यहां पे समान होते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये देखो फिर से यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है तितली का, ठीक है, मतलब कीट वर्ग का लिया है, दूसरा पक्षी वर्ग है, और तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है चमगादड़ का। ठीक है, अब इनमें ये जो है आपका ये कीट है, जो तितली है, ये भी उड़ती है, ये पक्षी भी उड़ता है, और ये चमगादड़ भी उड़ता है। लेकिन उड़ने के लिए जो इनके अंग हैं, उनका जो उत्पत्ति है वो अलग अलग है। कैसे? अगर हम पक्षी के पंख की बात करें तो ये कैरोटीन से निर्मित होता है, ये कोई पंख नहीं है, ठीक है, पंख जैसे संरचना है बट वो पंख नहीं है, ठीक। जबकि अगर हम इस तोते को देखें, चिड़िया को देखें, तो इसमें जो है आपका इनके अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो गए हैं और ये उड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, फीदर है ये। चमगादड़ में देखोगे तो ये त्वचा की झिल्ली है, ये कोई पंख नहीं है, ये त्वचा की जो झिल्ली है वो आपस में जुड़ गई है और ये इसको उड़ने में मदद करती है। तो केराटिन से निर्मित ये आपका कीड़े का जो आपका पंख है वो अलग चीज है, चिड़िया का जो फीदर होता है वो अलग चीज है, और जो आपका चमगादड़ का पंखनुमा संरचना है वो त्वचा से निर्मित होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनकी उत्पत्ति और संरचना जो है वो आपका अलग अलग है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, आपका समान होता है। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से आपके भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जिनका कार्य समान होता है, उसको समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन कहा जाता है। इनको समवृत्ति अंग भी कहा जाता है ना, इस नाम से भी पूछ सकता है आपको। समरूप अंग को समवृत्ति अंग भी कहते हैं, ठीक है। अब अंतिम कैटेगरी पे आ जाता हूं मैं। अंतिम कैटेगरी क्या है आपका, अवशेषी अंग, या इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। अवशेषी अंग आपने कई बार जो है आपका सुना होगा कि मनुष्य में कुछ ऐसे अंग थे जो पहले सक्रिय थे, लेकिन लंबे समय तक उपयोग में न होने के कारण आज वो मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में स्थित है। मतलब लंबे समय का मतलब 2 4 5 10 साल 50 साल नहीं होता, करोड़ों वर्ष होता है, ठीक है। तो वे अंग जो पहले जंतुओं में क्या थे, आपके सक्रिय थे, वे अंग जो पहले जंतुओं में सक्रिय थे, परंतु लंबे समय से उपयोग में न होने के कारण वर्तमान में क्या हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, उनका कोई भी जो है वो आपका कार्य नहीं है। तो बहुत सारे जंतुओं में अवशेषी अंग पाए जाते हैं, मेनली जो मनुष्य के अवशेषी अंग होते हैं वो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के अवशेषी अंग ढेर सारे हैं, एकदम डीप में आपको नहीं पढ़ना है, मेडिकल के स्टूडेंट है नहीं, या उसका एग्जाम तो देना है नहीं आपको। जो एग्जाम में पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं चित्र के माध्यम से। मनुष्य के अवशेषी अंग प्रमुख प्रमुख से कौन है? सबसे ज्यादा जो पूछा गया अवशेषी अंग है वो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसको सबसे ज्यादा पूछा गया है। मनुष्य में जो ये बड़ी आंत पाई जाती है ना, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पढ़ाऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे एक पाया जाता है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पहले जब मनुष्य कच्चा मांस खाता था या कच्चा फल मूल मतलब सब्जी वगैरह खाता था, कच्चे पदार्थों का सेवन करता था, तो एक्स्ट्रा जो सेलुलोज होता था उसके पाचन के लिए उसके लार्ज इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा स्पेस होता था,
ये वर्म के समान है, क्रीमी के समान दिखता है, ऐसा क्रीमी के समान, इसीलिए उसका नाम हो गया वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है। कई मनुष्यों में यह जो है आपका बढ़ जाता है, तो ये आपका दर्द देता है और इसको डॉक्टर काट करके अलग कर देते हैं, जिसको अपेंडिक्स ऑपरेशन के नाम से आपने सुना होगा। तो काट करके अलग कर दे रहे हैं, तब भी मनुष्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है। वर्तमान में ये एक ऐसा अंग बन गया है, अवशेषी अंग बन गया है, इसको कई बार पूछा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मनुष्य में ढेर सारे अवशेषी अंग हैं। जो मेन मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ईयर मसल, कान की पेशियां, हमारे कान में पेशियां पाई जाती हैं। जैसे बहुत सारे जंतु जो है अपने कान को हिला पाते हैं, गाय भैंस हिला लेते हैं, हाथी हिला लेता है, हम हिला पाते हैं क्या? नहीं। वो कान में हमारी वह पेशी कोई काम की नहीं है, क्योंकि कान को अब हम मूव जो है वो आपका नहीं कर सकते हैं। तो कान की पेशियां जो है वो क्या है आपका ईयर मसल, ये आपका एक अवशेषी अंग हो चुका है। प्लस ये कान का जो बाहरी एरिया है हमारा, ये जो कान हम पकड़ते हैं जिसमें बाली वगैरह पहनते हैं ना, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये कट भी जाएगा तो नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अवशेषी अंग वो कहलाएगा। दूसरा, टॉन्सिल। टॉन्सिल कहने का मतलब जैसे आप आ करके मुंह खोलते हैं तो एक लटकता हुआ जो आपको दिखाई देता है ना, इस प्रकार का, ये टॉन्सिल कहलाता है। सर्दी वगैरह में ये आपका बढ़ जाता है। ये टॉन्सिल भी अब कोई काम का नहीं है, ये भी जो है वो आपका अवशेषी अंग है। मेल के निप्पल, मेल में जो आपके निप्पल पाए जाते हैं इनका भी कोई काम नहीं है। फीमेल के निप्पल्स जो होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के काम आते हैं बच्चों को, तो फीमेल निप्पल नहीं बोला जा रहा है, केवल मेल निप्पल जो है वो आपके कैसे अंग है? अवशेषी अंग है। इसके अलावा विजडम टीथ, अक्ल की जो दाढ़ होती है, जो सबसे पीछे जो आपका दाढ़ा रहता है, वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय के बाद आता है। कई कई लोगों में तो 25-30 साल के बाद वो आता है। तो अक्ल की दाढ़, विजडम टीथ जो है वो काम की नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे बॉडी हेयर वगैरह भी मनुष्य में कोई काम का जो है वो आपका नहीं है। पहले काम के होते थे जब वो बिना कपड़ों के रहता था और अलग अलग मौसमों को वो आपका झेलता था। तो मेन मेन जो है उसको आप याद रखो, वो एग्जाम में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को याद रख लेना, टॉन्सिल याद रख लेना, ईयर मसल्स कान की पेशियां याद रख लेना, मेल निप्पल याद रख लेना, और विजडम टीथ याद रख लेना, अक्ल की दाढ़, ठीक है। विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़ क्या होता है, जब हम माउथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में देखेंगे, मतलब जो ऐसा दाढ़ा जो सबसे बाद में आता है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो ये सारे क्या है आपके अवशेषी अंग हैं। जंतुओं में भी अवशेषी अंग होते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको ऑस्ट्रिच के रूप में दे रहा हूँ, शुतुरमुर्ग के रूप में दे रहा हूँ। शुतुरमुर्ग में जो आपका शुतुरमुर्ग का पंख है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। पहले शुतुरमुर्ग की अलग अलग प्रजाति पाई जाती थी, खास करके जुरैसिक ईरा में, जब डायनासोर का काल था उस समय इसकी, ये तो नहीं लेकिन इससे जुड़े हुए जो आपके प्रजाति थे वो उड़ सकते थे। बट ये बचा हुआ जो आपका शुतुरमुर्ग है, ठीक है, ये जो प्रजाति है इसमें पंख तो होता है, फड़फड़ाता भी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो वर्तमान में ऑस्ट्रिच के जो फीदर हैं, शुतुरमुर्ग के जो आपके पंख हैं, ये कैसे अंग की कैटेगरी में आएंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग की कैटेगरी में आएंगे। तो ये हो गया अवशेषी अंग। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि समजात अंग क्या होता है, समरूप अंग क्या होता है, और अवशेषी अंग क्या होता है, होमोलोगस, एनालॉगस और वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए कि जो एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है संयोजक कड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है जहां पे विज्ञान सिलेबस में रहता है। अब ये है क्या संयोजक कड़ी, ठीक है। प्रश्न मैं बता दे रहा हूं पहले क्या क्या प्रश्न बनता है, उसके बाद मैं समझाते हुए इसको चलूंगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे पूर्ववर्ती क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि किसे जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, जंतु और पादपों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। वैसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन में आपको टिक लगाना रहता है। तो शुरुआत में सुनने में कठिन लगा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ
और चित्र भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से इमेजिन हो जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट डाला हुआ है विषाणु। विषाणु की क्या खासियत है? विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। अब इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? आपने ये सुना होगा कई सारे वायरस होते हैं जो पूरी तरीके से डेड कंडीशन में चले जाते हैं, कई सालों तक आपका प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उनको एक ऑप्टिमम उनका एनवायरनमेंट मिलता है वो फिर से सक्रिय हो जाते हैं। मतलब मुर्दा था, मुर्दा से क्या हो गया, जिंदा हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि सजीव और निर्जीव दोनों की भांति बिहेव करता है, इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहेंगे। दूसरा है युगलीना। युगलीना के बारे में पढ़ा चुका हूं, हालांकि ये भी संयोजक कड़ी के रूप में प्रश्न बनता है, इसीलिए मैंने इस सीरीज में इसको शामिल किया हुआ है। आप बता सकते हैं युगलीना को जंतु एवं पादपों, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादपों के बीच की कड़ी कहा जाता है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि युगलीना जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। बेसिकली ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, लेकिन जीव होने के बावजूद भी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के चलते ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और पौधों की भांति अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकता है। इसीलिए हरा रंग का भी दिखाई देता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए युगलीना को जंतु और पादपों के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इनमें जंतुओं के भी गुण हैं और पादपों के भी गुण हैं। ठीक है, अगला नियोपिलाइना। अब ये नियोपिलाइना है क्या, मैं आपको बता देता हूं पहले। ठीक है, ये देखने में तो आप देख सकते हो नियोपिलाइना एक सीपी या घोंघा जैसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इसमें से कई जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, वर्तमान में धरती पे नहीं है, लेकिन विलुप्त होने के बावजूद इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम से ये विलुप्त नहीं हुए हैं, एग्जाम में पूछता है इनको। ठीक है, तो नियोपिलाइना ये दिख रहा है सीपी जैसे, सीपी जैसे दिख रहा है ना। अब सीपी से याद करो बेटा कि जो सीपी वर्ग होता है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये किस वर्ग में आता है, मोलस्का में आता है। मोलस्का में आपको पढ़ाया था सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस, ये सब किस में आता है, आपका मोलस्का में आता है। ठीक है, लेकिन नियोपिलाइना की खासियत ये है कि इसमें मोलस्का के तो गुण होते ही होते हैं, साथ ही साथ इस नियोपिलाइना में एनेलिडा वर्ग के भी क्या होते हैं, आपके गुण होते हैं। तो ये मोलस्का और एनेलिडा जो संघ होता है उसके बीच की कड़ी कही जाती है। ठीक है, मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी का कहलाता है नियोपिलाइना। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। एनेलिडा में कौन आते हैं? एनेलिडा में जो अर्थ वॉर्म होता है, जैसे केचुआ हो गया, लीच हो गया, मतलब जोंक हो गया, ये आते हैं। तो नियोपिलाइना को याद रखना, मोलस्का और एनेलिडा दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की बीच की कड़ी कहलाती है। अगला जो आपका जीव दिखाई दे रहा है पेरीपेट्स। ठीक है, अब पेरीपेट्स को देखोगे, थोड़ा सा इस जीव की संरचना को देखोगे तो ये किसके भांति दिखाई दे रहा है, जोंक की भांति दिखाई दे रहा है, लीच की भांति जो है वो आपका दिखाई दे रहा है। और जोंक जो है वो किस में आता है, एनेलिडा में आता है। तो एनेलिडा के लक्षण तो मिल गए, लेकिन इसमें क्या है, छोटे 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 इनके जो है बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। और पैर वर्ड से याद रखना, पोडा, क्या, आर्थ्रोपोडा। तो ये जो आपका पेरीपेट्स होता है, ऐसे जीव होते हैं जिनमें आर्थ्रोपोडा के और एनेलिडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, पेरीपेट्स को? पेरीपेट्स को कहा जाएगा एनेलिडा एवं ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी। एनेलिडा एवं ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी जो है ये कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
आर्क्योप्टेरिक्स, अगला जो जीव है वो क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स। ये जीव पहले देख लो, ठीक है। दिखने में थोड़ा पक्षी टाइप का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डायनासोर टाइप का भी दिख रहा है। डायनासोर किस कैटेगरी में आते हैं, सरीसृप, प्लस पक्षी जैसा दिख रहा है तो एक कैटेगरी होगा क्या आपका, पक्षी। तो ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कैटेगरी कड़ी कहलाती है। आपने जुरासिक पार्क का सीरीज देखा होगा तो ये एनिमल देखा होगा। ये एक्चुअल में जुरासिक काल में ही पाए जाते थे, परंतु वर्तमान में ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ना, एग्जाम से ये विलुप्त नहीं हुए हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स को याद रखना। आर्क्योप्टेरिक्स जो होते हैं ये सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी कहलाते हैं। सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी इनको कहा जाता है, ठीक है। लास्ट है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया में मैंने एग्जांपल दे दिया है, अभी अभी इसको मैंने पढ़ाया है। ये क्या है बेटा, प्लेटिपस, बदक जैसे इसका चोंच है देखो, ठीक है। तैरना भी आता है इसको, बांध बनाना भी आता है इसको, ठीक है। आप इसको डिस्कवरी या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो प्रोटोथेरिया के मेरे बारे में मैंने बताया था कि रहने के लिए क्या है, स्तनी है। लेकिन ये देता है किसको जन्म, अंडों को जन्म देता है, ठीक है। और अंडों को जन्म देने के चलते इसमें किसके जैसे गुण पाए जाते हैं, मैंने पढ़ाते हुए बताया था इसी क्लास में, सरीसृप के जैसे गुण पाए जाते हैं। तो प्रोटोथेरिया को, जितने भी प्रोटोथेरिया वाले एनिमल होते हैं उनको स्तनी और सरीसृप के बीच ही कड़ी कहते हैं। तो प्रोटोथेरिया क्या कहलाएगा, स्तनी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी, ठीक है। तो ये जो बीच की संयोजक कड़ी है, इससे हमेशा प्रश्न एग्जाम में बना है। विषाणु के बारे में याद रखना, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कहलाते हैं। युगलिना के बारे में याद रखना कि ये जंतु और पादपों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। नियोपिलाइना के बारे में याद रखना कि दिखने में तो ये सीपी जैसा दिखता है, तो हो गया मोलस्का, लेकिन इसमें एनालिडा के भी गुण पाए जाते हैं, तो मोलस्का और एनालिडा की बीच की कड़ी है। पेरीपेट्स को याद रखना, दिखने में ये जोंक जैसा दिखता है, मतलब एनेलिडा के गुण पाए गए, लेकिन इसमें पैर होते हैं तो आर्थ्रोपोडा के भी गुण हैं, तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की बीच की कड़ी कहलाती है। आर्क्योप्टेरिक्स दिखने में दिखता है किसके जैसे, पंख हैं, तो पक्षी वर्ग के गुण आ गए, लेकिन आपका जो बनावट है वो रेप्टाइल्स की भांति है, डायनासोर की भांति है, तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कहलाता है। उसके बाद प्रोटोथेरिया में मैंने एग्जाम्पल दिया है प्लेटिपस का, कि ये अंडे देते हैं, तो ये सरीसृप का गुण दर्शाता है, लेकिन इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ये स्तनी वर्ग का गुण दर्शाता है। तो ये स्तनी और किसके बीच कैटेगरी कहलाती है, सरीसृप के बीच कैटेगरी कहलाती है, सारे प्रोटोथेरिया वाले एनिमल। इसी के साथ हमारा जंतु जगत वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका समाप्त होता है। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। उससे पहले आपको फिर से बता दूं कि इन क्लासेस के लिंक और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, जिससे जुड़ने के लिए जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो स्क्रीन के नीचे जो है वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर आपको मैसेज करना है। इसके अलावा यदि आप जो है एकेडमी द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन कोर्स के बारे में जो है आपका जानना चाहते हैं, जो पेड ऑनलाइन कोर्स हैं, तो उसके लिए जो है आपका एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं आपका, सीजीपीएससी प्री, व्यापम, इसके अलावा जो है छात्रावास अधीक्षक का, एडीओ का, सारे जो आपके वर्तमान में आपका नोटिफिकेशन आ सकते हैं, सभी क्लासेस जो है वो आपके चलाए जा रहे हैं। जीएस की क्लासेस पूरी की पूरी मेरे द्वारा जो है वो आपका ली जाती है। तो इन सभी के इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7470960094। आपसे आग्रह है कि जो निःशुल्क ऑनलाइन बैच वाले हैं वो इस नंबर पर मैसेज ना करें। स्क्रीन के नीचे जो आपका नंबर है 9691192359, उस पर मैसेज करें। इस पर केवल वही मैसेज करें जिनको पेड ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी जो है वो आपका चाहिए। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक